नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अकादमिक वार्ता पर। आज आपके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। विगत वर्षों में पूछे गए यूजीसी, नेट, जेआरएफ और मॉडल पेपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत किसे कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत वेद आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। हम लोगों ने इंडिका के विषय में जब मौर्य काल पढ़ रहे थे तो विस्तार में पढ़ा था। इंडिका में सामाजिक स्थिति के विषय में, भारत की दशा के विषय में पता चलता है। जैसे उसने समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया, जहां कौटिल्य ने समाज को 4 वर्गों में विभाजित बताया। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज ने इंडिका में सात वर्गों में विभाजित बताया। और इसने कहा दास नहीं थे भारत में, भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये इसकी अज्ञानता है, ये इसकी अज्ञानता है, क्योंकि यूनान से आया था। ये यूनानी था, यूनान से आया था। तो इसमें जैसा यूनान ने देखा दासों की दशा, वैसी भारत में नहीं थी। इसलिए इसने भारत में बताया कि दास नहीं है। जबकि कौटिल्य ने दासकल्प नामक अध्याय है अर्थशास्त्र में, इसके अंतर्गत 9 प्रकार के दास बताए। 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। आप इसको जब हमारा पूरा क्लास देखेंगे, मौर्य काल का सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के विषय में जब पढ़ेंगे, क्लास जो शायद क्लास नंबर 20 है ना, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको ये सारा विस्तार में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की लिपि किस भाषा के सदृश थी? तो पाली, संस्कृत, तमिल, इनमें से कोई, क्योंकि वो चित्रांकन लिपि थी। इसमें चित्र बने होते थे। इस तरीके से चित्र बने होते थे, चित्रांकन लिपि थी। है ना, इस तरीके की चित्रांकन लिपि थी जिसको अभी तक भारत में इसकी भाषा को कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। अभी तक हम लोग इतने पढ़ाकू नहीं हो पाए, इतने जानकार नहीं हो पाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ पाए। प्रयास किया गया, बहुत लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं। सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो पुरुष सूक्त के ऋग्वेद। ये दरअसल क्या है, ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त नाम का मंडल है, 10वां मंडल पुरुष सूक्त। इसके अंतर्गत चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब विस्तार में क्लास पढ़ेंगे तो इसके विषय में डिस्कस किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। वहां दीवारों पर उकरे हुए जो चित्र हैं, दीवारों पर उकरे हुए जो चित्र हैं इस तरीके से, तो उन चित्रों से हमें जो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है उसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके विषय में विस्तार से प्रश्न ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए पूछा जाता है। जैसे आप जीटीसी वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे विस्तार में भीमबेटका के विषय में लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नाव कहा गया है? तो मुंडक उपनिषद में दरअसल कहा गया कि जो यज्ञ है वो, उससे मोक्ष नहीं मिल सकता है ना। मतलब मोक्ष, सनातन में मोक्ष हो गया,
क्रिश्चियन में उसको स्वर्ग बोलते हैं, है ना, हेवन, और इस्लाम में जन्नत। सबका उद्देश्य एक ही होता है। तो इसमें कहा गया है कि यज्ञ, जो यज्ञ है, कर्म कांड है, वो टूटी फूटी नावों की तरीके से हैं, इससे हमें मोक्ष नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोना टटका तंत्र मंत्र औषधि आदि के विषय में वर्णन है? तो ये अथर्ववेद। जैसे सामवेद में गायन का उल्लेख, इसी तरीके अथर्ववेद में जो जादू टोना टटका औषधि तंत्र मंत्र इन सब चीजों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिख डाला? तो डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर साहब ने उसके अभिलेखों के आधार पर पूरा इतिहास लिख डाला। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये तो जीवनी टाइप का हो गया, ये जीवनी नहीं लिखा है, इन्होंने किताब लिख डाला पूरा। न्यूमिस्मेट्रिक किसका अध्ययन है? ये पुरातन सिक्कों के अध्ययन की विधि को न्यूमिस्मेट्रिक कहा जाता था। दरअसल क्या है, जो कोई भी शासक होता है सबसे पहले सिक्कों पर ही कार्य करता है। इन सिक्कों की बाकायदा एक अध्ययन की विधि है जिसे न्यूमिस्मेट्रिक्स कहा जाता है, और इससे हमें उस समय की धातु का पता चलता है, उस समय की धातु का पता चलता है, उस समय का जो साम्राज्य कैसा था। मतलब मान लीजिए सोने का सिक्का बनवा दिए तो साम्राज्य ठीक होगा, और मान लीजिए इसने शीशे के सिक्के बनवा दिए तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर शीशे का सिक्का बनवा रहा है जो राजा है वहां का, सम्राट है वहां का, तो कहीं ना कहीं साम्राज्य में वीकनेस होगी, आर्थिक कमजोरी होगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग इतिहास में सोर्सेस के तहत सिक्के पढ़ते हैं, सिक्कों का पूरा एक इतिहास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के प्रचारक हैं? तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा पिछली क्लासों में, जो क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएंगे, उन क्लासों में हम लोगों ने बहुत बार लगातार पढ़ते रहे, कहाँ से मिला, कौन से समय में मिला, किसने खोज करी, ये सब आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा। निम्न पाषाण काल इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर है मेहरगढ़। हम लोगों ने क्लास में पूरा बाकायदा इसके विषय में पढ़ा था कि व्यक्ति पहले जहाँ जंगलों में झुंड में रहने लगा, फिर नदियों के किनारे वो कृषि कार्य करने लगा, तो जैसे मान लीजिए कोई फसल नहीं बोया, मान लीजिए उदाहरण के लिए गेहूं बोया, जौ बोया, तो ये फसल जो है एक दिन में 2 दिन में तो पैदा नहीं हो जाती, इसको मान के चलिए 6 महीने तो लगता है। और अगर 6 महीने वो बो करके चला गया तो इसको 4 पाए जानवर खा जाएंगे, खराब कर देंगे फसल को, है ना। तो ये क्या करते थे, यहीं पर घर बना लेते थे, अब इस फसल की सुरक्षा के लिए। तो ये अब ग्रुप में बसने लगेंगे, ये साक्ष्य हमको प्रमाण मिले हैं स्रोतों में। तो इस तरीके से ये मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवपाषाण काल स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो लहुरा देवा नामक एक स्थान है, वहां से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में है? देखिए सबसे पहले तो सुदर्शन झील के विषय में जानिए, तो इसका निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो जूनागढ़ अभिलेख। जब हम लोगों ने सुदर्शन झील के विषय में मौर्य काल में पूरा सिंचाई व्यवस्था के विषय में पढ़ा है, तो सुदर्शन झील को पूरा विस्तार से पढ़ाया गया, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा दिया गया, उसकी पूरी स्टोरी पढ़ाई गई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हु मतलब ये नागसेन और मनांडर, इनकी दोनों की वार्ता है आपस में, और यह पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी? तो मिलिंद पन्हु का अर्थ ही है मिलिंद प्रश्न पूछो। यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी, बुद्धिज्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन अध्ययन किस विद्वान ने किया इसका? तो डीडी कौशाम्बी साहब का सिक्कों पर अध्ययन है। फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण। पेबुल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। हम लोगों ने सारे उपकरण को पढ़ा था। ये जैसे बड़ा सा एक पत्थर है, इसको जब शिकार के लिए प्रयोग करते थे तो उसको चापर बोलते थे। उसी पत्थर को, ये बड़ा सा पत्थर है, इधर से मारा इधर से मारा तो ये अब इस तरीके से बन गया, ये धार बन गई, चापिंग, है ना। बाद में ये पत्थर है इस तरीके से, इसको किसी डंडे से और इसके रेसे के सहारे से बांध दिया, ये बन गया हैंडेक्स, कुल्हाड़ी। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने के अवशेष के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बुर्जहोम। ये बुर्जहोम कहाँ है? इस बार एनटीए ने ये पूछा था कि बुर्जहोम कहाँ है। एनटीए ने पूछा था, तो ये कश्मीर में है। इसका स्थान पूछा था इस बार। एनटीए कुछ भी बना सकता है कभी आपसे। मान लीजिए आप उदाहरण के लिए शेषासुरी का मकबरा कहाँ है, पहले पूछेगा कहाँ है, फिर पूछ लेगा दूसरी बार किस वर्ष में बना। आपने कहां सीख लिया, वर्ष सीख लिया, तो पूछ लेगा बाद में आपसे कि किस व्यक्ति ने बनाया, है ना। उसका मतलब कारीगर कौन था, उस्ताद कौन था। जब कारीगर आप सीख लेंगे तो आपसे पूछ लेगा उसमें कौन सा पत्थर लगा। जब ये भी आप सीख लेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि वो पत्थर कहां से आया। तो एनटीए इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। वो जानता है आप ये सब सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें रट ले रहे हो, इसलिए वो लोग भी एक रिसर्च करते हैं, जो टीम होती है उनकी प्रश्न बनाने की। चलिए, अभी विषय अंतराल नहीं होना, हम लोगों को वापस आना है। तो हम लोग बुर्जहोम की बात कर रहे थे। बुर्जहोम जो है ये कश्मीर। कंग्यूर और तंग्यूर क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है। प्राचीन भारतीय सिक्के किस धातु के बने होते थे? तांबा और चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब करने लगे, जैसे पृथ्वी राजस्व। आपको एक भी पुस्तक पता रहेगी तो मिलान कर लेंगे। कैसे करना है हमेशा देखना, पृथ्वी राज रासु चंद्रवरदायी कृत पृथ्वी राज रासु, ठीक है। तो एक आचार, तो देख लो एक आचार, अरे सब में एक आचार दिया हुआ है। तो फिर अब दूसरी देख लो, जैसे गाथा सप्तशती हाल द्वारा लिखी गई थी। तो बी का वन, तो बी का वन देखो इसमें किसी में ये है ना, तो ये 4th नंबर सही। अब आपको आगे मिलाने की जरूरत नहीं। आप जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया, मुद्रा विशाखा द्वारा लिखा गया, हो गया प्रश्न। इसी तरीके से आपको मिलान के लिए आएगा प्रश्न करना है। किस शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अच्छा, ये प्रश्न पिछली बार नेट में पूछा गया। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय। वहां पर अध्याय की जगह पर प्रकरण लिखा था। प्रकरण कितने प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र? 15। हम इसको पूरा एक एक चैप्टर अर्थशास्त्र का और किस चैप्टर में क्या लिखा गया है पूरा क्लास में आपको, मौर्यकालीन जब क्लास पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो इसके लिए वेलन घाटी। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत के प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे ये भूवैज्ञानिक थे, ये एक भूवैज्ञानिक थे। अच्छा, राजतरंगिणी, जिसे कश्मीर के इतिहासकार ने 12वीं शताब्दी में लिखा था, संस्कृत में लिखा था, कौन ऐसा व्यक्ति था? तो ये कल्हड़ ने लिखा था, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है, ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, इतिहास का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। अच्छा, कभी कोई प्रश्न पूछ लेता, हर्ष ने खुद कई किताबें लिखी थी, तो उसकी किताबों के साथ
और ये हर्षचरित भी पूछ लेगा कि हर्षचरित क्या हर्ष ने लिखी थी, तो मिलान के लिए दे देता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया हर्ष की ये 4 ठो किताबें दे दिया और उसी में ये एक और दे दिया किताब, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी किताब नहीं हर्ष ने नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध ग्रंथ नहीं है? तो जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ से संबंधित थी, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित थी, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित। हर्षचरित नहीं है। हर्षचरित अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हर्ष के समय में बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विष्णु शर्मा जी द्वारा। सबसे ज्यादा इसका अनुवाद हुआ इस किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। दरअसल मेगस्थनीज इसने इंडिका लिखी थी। इंडिका लिखी थी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी तरीके का क्वेश्चन घुमा के पूछता है। अभी हम लोगों ने पूछा था कि इंडिका किसने लिखा, तो मेगस्थनीज ने लिखा। मेगस्थनीज किसके समय भारत आया, है ना, कितने साल रहा, उसने क्या लिखा इंडिका में, ये सारे क्वेश्चन, कुछ इतिहास वही है, क्वेश्चन को घुमा देता, पर उसकी प्रकृति बदल देते हैं, उसका नेचर बदल देते हैं क्वेश्चन। आधा समस्या हल हो जाता है आप ठीक से प्रश्न को पढ़ लीजिए। जैसे प्रश्न को आपने पढ़ लिया ठीक से, आधी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसको चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने देखा लोग जो यहाँ के साहित्य हैं, उन साहित्यों के बारे में बार बार कोई भी बात करते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा कहा गया, उसमें गीता में ऐसा कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। तो अंग्रेजों ने कहा ये क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले जो साहित्य था, भारतीय साहित्य, उसका अनुवाद कराया। तो गीता का अनुवाद जो श्रीमद् भगवद गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बाकी नीचे ये हमने डिफिनेशन इसका दे रखा हूं। आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, या लिख दे रहा हूं 76 46 81 36 44। इस नंबर पर आप जुड़ जाना, है ना। नंबर पर जुड़ जाओगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए 7646813644, इस नंबर पर जुड़ जाओगे तो हम आपको भेज देंगे, सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में किस काल से शैल चित्र का बनना प्रारंभ हुआ? तो मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के चित्र पाए गए इसमें। चलिए, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो बीएस वाकड़कर। धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? वामन, ये पांडुरंग वामन काणे हैं। पीवी काणे भी कहीं कहीं लिखे मिलेगा तुमको, पीवी काणे भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, पीवी काणे, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं होना। ये पूरा नाम पांडुरंग वामन काणे, कहीं कहीं पीवी काणे मिलेगा, है ना। इन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, लगभग 5 भागों में। शायद संभवतः। निम्नलिखित में से भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र। भरत मुन नाम सुनते ही आपको पता चल जा रहा है कि नाट्यशास्त्र से संबंधित है, भरत कला, है ना। चलिए नेक्स्ट, हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? किताब है हिंदू पॉलिटी, इसके लेखक कौन है? केपी जायसवाल साहब ने लिखी है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, ये पूछ लेगा केपी जायसवाल कौन से लेखक थे, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन थे, इस तरीके से पूछता है। चलिए नेक्स्ट, अद्भुत भारत, द वंडर दैट वाज इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? ये ए.एल. बासम। आप इस किताब को खरीद सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है, अद्भुत भारत नाम से है,
और A.L. बासम साहब की किताब है, ब्लैक ब्लैक कवर है उसका, आप ऑनलाइन देखिए, सर्च करिए, मिल जाएगा, आप इस किताब को ले लीजिए, पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नीलकंठ शास्त्री साहब है, नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया कौन व्यक्ति था? जेम्स मिल। जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया और वहीं से बैठे बैठे उसने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, एंशिएंट इंडियन को हिंदू काल, मिडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम काल और जो आधुनिक भारत था उसको आधुनिक काल नाम से लिख दिया। तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर उसने 3 भागों में लिखा, बताया गया क्लास में, विस्तार से इस विषय में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी पुस्तक है, इसका लेखक अज्ञात है। इसमें व्यापारियों के विषय में, जो समुद्री व्यापार थे, जल मार्ग से व्यापार करते थे, उसके विषय में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत के प्रारंभ एवं शक संवत के प्रारंभ में लगभग कितना अंतर होता था? एक तो 135 वर्ष होता था लगभग। नेक्स्ट है, देवी चंद्र गुप्तम नाटक किसने लिखा? विशाख। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अब वेद लिखेंगे तो ऋग्वेद आ जाएगा, उसके बाद में आपका त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित, उसके बाद में इंडिका लिखा गया, फिर अर्थशास्त्र लिखा गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं काल क्रमानुसार, मतलब समय के अनुसार। तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर बुद्धिज्म आएगा वेद के बाद, है ना, तो त्रिपिटक हो गया, उसके बाद में फिर ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक ही समय के हैं। तो इंडिका अर्थशास्त्र, तो आपको देखना पहले किसने लिखा, इंडिका लिखी गई, फिर अर्थशास्त्र लिखा गया। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत जल्द ही हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अभी जो हम लोग मौर्यकालीन समाज और अर्थ पढ़ रहे थे, आज जो क्लास होने वाली है वो मौर्यकालीन धर्म, उस समय मौर्यकाल के समय में धर्म कैसा था, धार्मिक स्थिति के विषय में हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित, सिंधु सिविलाइजेशन से संबंधित हम लोग जल्द ही PYQ लाने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपने सुझाव और जो भी प्रश्न हैं उनको अवश्य लिखें, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम और बेहतर तरीके से अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को सुधार सकें। आप सुझाव जरूर दें, बेहिचक लिखें, पढ़ने पढ़ाने की विधि ही यही है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।